आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में मूलभूत अंतर क्या है। अधिकांश अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की इकाइयाँ छोटी होती हैं, जैसे परिवार, उपभोक्ता, एक सिंगल फर्म, उद्योग आदि। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की इकाइयाँ बड़ी होती हैं, जैसे उत्पत्ति, राष्ट्रीय बचत, मुद्रास्फीति की दर, राष्ट्रीय विनियोग। प्रोफेसर जी तिमैया का कहना है कि पाठ्य पुस्तकों में जो ये अंतर बातें, दोनों के बीच में जो मूलभूत अंतर है उसको स्पष्ट नहीं किया गया है। उनका विचार है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी भी आर्थिक इकाई का व्यवहार कीमत से निर्धारित होता है, इसलिए हमें इसे कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे एक उपभोक्ता और एक उत्पादक के आर्थिक व्यवहार पर कीमत का प्रभाव पड़ता है। उनके उत्पत्ति, उपभोग, बचत, विनियोग के निर्णय कीमत से प्रभावित होते हैं। कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता कम माल खरीदेंगे और उत्पादक अधिक माल का उत्पादन करेंगे। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध दी गई आमदनी पर कीमत निर्धारण से होता है। इसी प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में जो मूलभूत निर्धारक तत्व है वह है उत्पादकों या उपभोक्ताओं की आमदनी। आमदनी ही मुद्रा की मांग और श्रम की मांग को प्रभावित करती है, इसलिए माइक्रो का लक्ष्य कीमत है और मैक्रो का लक्ष्य आमदनी है। इसके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र में संतुलन और समष्टि अर्थशास्त्र में असंतुलन की स्थिति जो है प्रमुख मानी जाती है। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व और उपयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र में विभिन्न आर्थिक संगठनों, उनके व्यवहार और सापेक्ष कीमतों का अध्ययन किया जाता है। सापेक्ष कीमतों का अर्थ होता है विभिन्न वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों में आपसी संबंध किस प्रकार का होता है। उदाहरण के लिए, यदि कभी टेरिकोट कपड़ा की मांग बढ़ रही है तो सूती कपड़े की मांग घट रही है, तो टेरिकोट कपड़ों की अपेक्षा कीमतें बढ़ जाएंगी। सापेक्ष कीमतों के परिवर्तन व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही आते हैं, लेकिन मुद्रास्फीति के समय सामान्य कीमत स्तर में जो वृद्धि होती है वो समष्टि अर्थशास्त्र में आती है, न कि व्यष्टि में। अब पहला महत्व है व्यष्टि अर्थशास्त्र या कीमत सिद्धांत की सहायता से निष्कर्ष निकालना, प्रिडिक्शन। इस सिद्धांत का उपयोग करके हम महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर पहुंच सकते हैं। प्रिडिक्शन का अर्थ होता है यदि अमुक कार्य होगा तो उसके अमुक प्रकार के परिणाम निकलेंगे। कीमत सिद्धांत में मांग और पूर्ति मॉडल का उपयोग होता है। यह मॉडल हमें बताता है कि कीमत मांग और पूर्ति की दशाओं से, शक्तियों से निर्धारित होती है। यदि कीमत इससे ऊपर हो जाती है तो बाजार में मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाती है। इसके बाजार में कुछ माल बचा रह जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता, परिवार, फर्म और उद्योग के बारे में बताया जाता है। मान लीजिए हमें चीनी उद्योग का अध्ययन करना है, तो इसमें चीनी की कई मिल या फर्में ली जाएंगी। सब उत्पादन की इकाइयाँ चीनी का उत्पादन करती हैं। हम इस अध्ययन में विभिन्न मिलों की उत्पादन व लागत की दशाओं को शामिल करेंगे। उनमें प्रतिस्पर्धा के अंश का भी अध्ययन किया जाएगा। इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि वस्तुएं एक जैसी हैं या अलग अलग। नेक्स्ट है कीमत सिद्धांत और आर्थिक नीति। हम कीमत सिद्धांत का उपयोग करके सरकार के कार्यों का विश्लेषण करने में भी कर सकते हैं। आधुनिक युग में सरकार का आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यह वस्तुओं की कीमतें और उत्पादन के साधनों की कीमतें, जैसे लगान, ब्याज, मजदूरी आदि का निर्धारण व नियमन कर सकती है और विशेष परिस्थितियों में करती भी है। भारत में चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति चलती है, जिसमें सरकार मिलों से कुछ चीनी लेवी के रूप में खरीदकर निर्धारित दामों पर खरीदकर जनता में पीडीएस यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित करती है और शेष जो चीनी है वो खुले बाजार में बेची जाती है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र और आर्थिक कल्याण। व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग हम आर्थिक कल्याण के अध्ययन में भी करते हैं। इनकी सहायता से ये जान सकते हैं कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग से कितना संतोष प्राप्त हुआ है। यह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का पहलू है और इसमें कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन शामिल किया जाता है, जो ये बताता है कि निर्धारित आदर्श कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और व्यावसायिक उपक्रमों का प्रबंध। आजकल व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से व्यावसायिक उपक्रमों के प्रबंधक महत्वपूर्ण निर्णय भी लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र व वस्तुओं से साधनों के प्रवाह। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक और व्यवसायों और फर्मों से परिवार की तरफ वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है, तो दूसरी ओर परिवारों से व्यवसायों और फर्मों की तरफ उत्पादन के साधनों के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन में प्रयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग और पूर्ति की लोचों का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत किसी वस्तु पर लगे कर का उपभोक्ता पर भार जानने के लिए हमें लोच की सहायता लेनी पड़ती है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का अध्ययन करने और मुद्रा के अवमूल्यन का जो है आयात और निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको जानने के लिए भी लोच का प्रयोग किया जाता है। अब है व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता। इसकी सहायता से हम कुल रोजगार, कुल आमदनी व देश की सामान्य कीमत स्तर आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। हम आगे चलकर देखेंगे कि आजकल ऐसी नीतियों का जो है महत्व बढ़ गया है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित। व्यष्टि अर्थशास्त्र प्राय रोजगार की दशा को मानकर चलते हैं जो व्यवहार में नहीं पाई जाती। इस मान्यता को स्वीकार करते हुए हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि एक उत्पादक और उपभोक्ता किस प्रकार संतुलन प्राप्त करते हैं तथा समाज में साधन किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं। लॉर्ड किन्स ने इस मान्यता पर आपत्ति की और कहा कि इस मान्यता को स्वीकार कर लेने से कठिनाई समाप्त नहीं होती। अब है समष्टि अर्थशास्त्र। पिगो और मार्शल ने व्यष्टि अर्थशास्त्र की समस्याओं पर अधिक जोर दिया, लेकिन पिछले लगभग 85 वर्षों से समष्टि अर्थशास्त्र का प्रचलन है काफ़ी बढ़ गया है। 1930 की जो विश्वव्यापी मंदी थी उसने समष्टि अर्थशास्त्र को काफ़ी आगे बढ़ाया है। किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 में प्रकाशित हो जाने के बाद तो समष्टि अर्थशास्त्र ने दिन दुगुनी और रात चौगुनी प्रगति की है। कई विद्वानों ने उसके विचारों को अनुभव के आधार पर संशोधित किया है। आजकल तो